हेलो हेलो। ओके। हेलो। चलिए स्टार्ट करें। तो आज बच्चों हम बात करने वाले हैं विज्ञान के हमारे पार्ट नंबर 11 के बारे में, जिसका नाम है प्रकाश। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे आसपास में जो कुछ भी आपको दिखाई देता है, जो चीज आप लोगों को अट्रैक्ट करती है यानी आकर्षित करती है बेटा, उन सभी चीजों के लिए जो रिस्पॉन्सिबल कह सकते हैं कारक है, वो है लाइट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक व्यक्ति अगर अंधा है और आसपास में बहुत सारी लाइट है, जैसे कि उसको बोला जाए सूरज की तरफ देखो, तो वो सूरज की तरफ भी देख लेगा। वजह बताता हूं क्यों, क्योंकि उसकी आंखों में रोशनी है ही नहीं, यानी कि आंखों की रोशनी नहीं है, यानी कि लाइट को वो महसूस कर ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारी आंखों को मीनिंगफुल कौन बनाता है, हमारी आंखों को कह सकते हैं काम का कौन बनाता है, वो है लाइट। अगर आप अंधेरे कमरे में है बेटा, और बिल्कुल गुप्त अंधेरा, मतलब कि पर्दे भी है ब्लैक, रात का समय है, सारी लाइटें बंद है, आपके पास कोई भी रिसोर्स नहीं है बेटा लाइट का, तो उस स्थिति में आपकी अच्छी खासी आंखों के बाद भी आपको कुछ नहीं दिखता। यानी कि हमारे आसपास में जो कुछ भी हमें दिखाई देता है बेटा, वो सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से संभव हो पाता है, यानी कि लाइट की वजह से। अगर हमारे आसपास में चीजें बहुत अच्छी हैं पर रोशनी नहीं है बेटा, तो हमें दिखाई देगा ही नहीं। हालांकि वो बात अलग है कि प्रकाश के हिसाब से हमने दो वर्गों में वस्तुओं को बांटा हुआ है। एक ऐसा वस्तु जिसकी खुद की प्रकाश होती है बेटा, उसे हम कहते हैं दीप्त वस्तु, और ऐसे वस्तु जिनकी खुद की प्रकाश नहीं होती है बेटा, उसे हम कहते हैं अदीप्त वस्तु। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दीप्त मतलब क्या होता है, जिसकी खुद की रोशनी हो, और अदीप्त क्या होता है, जिसकी खुद की रोशनी ना हो। ठीक है, ऐसे वस्तुओं को हम अदीप्त वस्तु कहते हैं बेटा, ये हमेशा याद रखना। दीप्त वस्तु की खुद की रोशनी होती है। जैसे कि अगर हम सूरज की बात करें, तो सूरज क्या है, एक दीप्त पिंड है। वहीं पर अगर हम अपने प्लेनेट की बात करें, यानी हमारे सोलर सिस्टम की बात करें, तो बेटा वो अदीप्त पिंड है। जैसा कि यहां पर आप देखते हैं बेटा कि हमको रात में देखने के लिए वाहनों के अंदर, या फिर कह सकते हैं आप आसपास में मोबाइल वगैरह रखते हैं या टॉर्चेस वगैरह रखते हैं, जिससे कि आप देख पाए। आप देख क्यों पा रहे हैं, क्योंकि जब किसी वस्तु के ऊपर रोशनी गिरती है, प्रकाश की रोशनी गिरती है, और वहां से वो टकराती है और आपकी आंखों में जाती है बेटा, तब आप वस्तुओं को देख पाते हैं। यानी कि अगर वहां पर वस्तु है लेकिन रोशनी नहीं है, तो आपको वो वस्तु दिखाई ही नहीं देगी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आज के इस पाठ के अंदर हम यही जानने और समझने वाले हैं कि हमें वस्तुएं दिखाई क्यों देती हैं, यानी कि रोशनी की वजह से, प्रकाश की वजह से। प्रकाश अगर बहुत ज्यादा है तो आपको साफ सुथरा दिखाई देगा, बिल्कुल क्लीन दिखाई देगा बेटा। तो जैसे यहां पर देख सकते हैं आप, यहां पर लिखा हुआ है हमारे आसपास में बहुत सारे पिंड होते हैं, पुंज होते हैं बेटा, और उन सभी पिंडों में किसी की रोशनी होती है, किसी की नहीं होती है। जैसे रेल इंजन का अग्रदीप, अग्रदीप मतलब कि आगे वाला लाइट, जिसे आप कहते हैं मेन लाइट, जिसकी वजह से रोशनी निकली और इसने आसपास की वस्तुओं को आगे देखा। ऐसे बेटा लाइट हाउस होता है जो कि समुद्रों में लगाए जाते हैं, आसपास की जो शिप्स होती हैं बेटा, उनको देखने के लिए या फिर उनको रास्ता दिखाने के लिए। तो ये लाइट हाउस होता है। अब सवाल उठता है कि जो लाइट होती है ना बेटा, प्रकाश होती है, उसकी मुख्य मेन बात क्या है। मेन बात यह है बेटा कि प्रकाश हमेशा एक सीधी सरल रेखा में गति करती है। प्रकाश को गति करने के लिए बेटा एक सीधी रेखा चाहिए। अगर उस रेखा के अंदर, उस सीधे पाथ के अंदर, रास्ते के अंदर बेटा अगर कोई अवरोध आ जाता है, तो बेटा प्रकाश आगे नहीं जा पाता है। अब इस आधार पर हमें प्रकाश की एक मुख्य बात पता चली, और वो क्या, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गति करती है, सरल रेखा में गति करती है प्रकाश। अब यही सारी चीजें करने के लिए एक सिंपल सा क्रियाकलाप किया गया है बेटा। इस क्रियाकलाप को जब हम करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि आखिर ये है क्या। इस क्रियाकलाप को मैं बेटा चित्र की सहायता से समझा देता हूं। हमको एक कैंडल की फ्लेम लेनी है बेटा। कैंडल फ्लेम क्यों लेते हैं, कैंडल फ्लेम आप तो मोबाइल के टॉर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हो। किसका इस्तेमाल कर सकते हो, मोबाइल के टॉर्च का इस्तेमाल। और हाँ बेटा, अगर आप लोगों को लाइव सेशन लेना पसंद है, आपको लाइव क्लास लेकर पढ़ना पसंद है, आपको मतलब साथ में इंटरेक्ट होकर पढ़ना पसंद है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा हूं, ये आपके फायदे की चीज है। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, आपको चैप्टर के बेसिक्स डिटेल्स भी मिलेंगे बेटा, और साथ ही बेटा चैप्टर के साथ साथ आपको क्वेश्चन आंसर्स भी मिलेंगे एक्स्ट्रा जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, तो ये है हमारे पास मोमबत्ती यानी कि कैंडल। यहां पर है एक बच्चा, वो बच्चा इस पाइप के थ्रू सीधे इस कैंडल के फ्लेम को देख रहा है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं बेटा, मैंने जो ये लाल रंग की रेखा खींची है ये एकदम सीधी है, ये एकदम सीधी रेखा है। इसका तात्पर्य यह है कि जो प्रकाश की किरण है वो इस लड़के के आंखों के द्वारा महसूस कर लिया जाएगा, इस लड़के को वो प्रकाश की किरण दिखाई दे देगी। समझ में आ गया? लेकिन सवाल उठता है कि अगर ये लड़का इस पाइप को मोड़ दे तो क्या होगा? ये सीधी रेखा यहीं तक जाएगी, प्रकाश की किरण तो हमेशा सीधी चलती है, इसके आगे जाकर ये पाइप मुड़ा हुआ है बेटा तो टकराकर यहीं रह जाएगी, जिसकी वजह से इस लड़के को रोशनी दिखाई नहीं देगी। इससे क्या पता चला, इस क्रियाकलाप से आपको क्या पता चला? यही पता चला बेटा कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गति करती है। प्रकाश को अगर रास्ता सीधा ना मिले तो या तो वहां पर कोई रास्ते को बदलने वाला सोर्स होना चाहिए, यानी कि जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, या फिर बेटा प्रकाश अवरुद्ध होकर वहीं रुक जाता है। यही वजह हुई कि इस लड़के को प्रकाश यहां पर नहीं दिखेगी, यानी कि ये मोमबत्ती का जो फ्लेम है बेटा वो इसको दिखाई नहीं देगा, जबकि यहां पर इस मोमबत्ती का फ्लेम इसको दिखाई देगा। यानी पहले स्थिति में फ्लेम दिखाई देगा, दूसरे स्थिति में बेटा फ्लेम दिखाई नहीं देगा। इसके पीछे कोई कारण पूछे तो आप सिंपल सा एक उत्तर लिखेंगे, और वो क्या? प्रकाश सीधी रेखा में, सरल रेखा में गति करती है। अब सवाल उठता है कि जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो सीधी रेखा में चलती है, अब प्रकाश की किरण कहां से निकलेगी? कहां से निकलेगी? सोच के देखो, कहां से निकलेगी? ऐसी वस्तु से निकलेगी जो दीप्त वस्तु हो, है ना? तो जैसे ये मोमबत्ती ले सकते हो आप, मोबाइल का टॉर्च ले सकते हो, सूरज की रोशनी ले सकते हैं हम। ये सब उदाहरण किसके हैं? दीप्त पिंड के, जिनकी खुद की रोशनी होती है। अदीप्त पिंड में आ गया जो आसपास की वस्तुएं हैं आपके, जैसे अलमारी, अलमारी की कोई खुद की रोशनी थोड़ी होती है सर, वो दिखता तो है, वो दिखता है प्रकाश के एक अलग गुणधर्म की वजह से, जिसे हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल ये चीज समझ में आ गई? यस और नो? कमेंट करके बताएंगे आप लोग ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, कि प्रकाश सीधी रेखा में, सरल रेखा में ही गति करती है। बताओ, आगे समझ में? चलिए अब चलते हैं हम एक नए गुणधर्म पर, प्रकाश के परावर्तन के नियम पर। प्रकाश का परावर्तन क्या है? ध्यान से सुनेंगे बेटा। आप लोगों ने बचपन में एक कहानी जरूर सुनी होगी, मैं सुना देता हूं कहानी क्या थी। उस बचपन की कहानी में हमें यह सीखने के लिए मिला था कि एक शेर था, ठीक है, जो आसपास में बहुत सारे लोगों को, जंतुओं को परेशान करता था। जंगली जीव बहुत परेशान थे उससे, जिसकी वजह से क्या था कि एक खरगोश उससे बदला लेना चाहता था। खरगोश जैसा कि आप जानते हैं बहुत ही चालाक होता है और बहुत तेज होता है। खरगोश ने इस शेर से कहा कि हमारे जंगल के अंदर एक नया शेर आया है जो आपसे ज्यादा ताकतवर है, और वो शेर इस कुएं के अंदर बैठा हुआ है और आपको चुनौती दे रहा है। फिर क्या था, शेर न देखा आओ न देखा ताओ, और उसने कुएं में झांकना शुरू किया। कुएं में था पानी। अब आपको पानी के बारे में पता होगा बेटा, कभी किसी भी नदी के किनारे, तालाब के किनारे, या फिर बेटा थाली में पानी रखकर आप देखने की कोशिश करो तो आपका चेहरा ही आपको दिखाई देता है। मैं सही कह रहा हूं, ये गलत? सही बात है। अब यहां पर उस शेर को दिखा पानी, पानी था लेकिन था वहां पानी, और प्रकाश के परावर्तन की वजह से उसको अपने जैसा ही शेर अंदर नजर आया। अब कोई इनके पास दर्पण तो होता नहीं है ना, उसको थोड़ी पता मैं कैसा दिखता हूं, है ना? उसको तो नहीं पता, बस वो जानता था कि मैं ताकतवर हूं, लेकिन उसको ये नहीं पता था वो दिखता कैसा है। तो जब उसने पानी में देखा तो उसको एक शेर दिखाई दिया, एक जानवर दिखाई दिया, है ना, जो उसको लगा रहा था। इसने आवाज लगाई, उसने भी आवाज लगाई, इसने दहाड़ लगाई, उसने भी दहाड़ लगाई। अब इस तरीके से ये बेचारा बाहर खड़ा हुआ शेर चिढ़ जाता है, और चिढ़ने के बाद कुएं में छलांग लगा देता है, और फिर क्या था, फिर मर जाता है। तो कहीं ना कहीं यहां पर प्रकाश के परावर्तन के नियम का उपयोग इस छोटे से खरगोश ने किया। अब आप समझो कि अगर हमें विज्ञान के बारे में जानकारी हो तो हम कितने भी बड़े बड़े ताकतवर जीव से, जंतु से,
या फिर अपने दुश्मन से बच सकते हैं और उससे बदला ले सकते हैं। तो अब समझ सकते हैं आप कि विज्ञान में कितनी ताकत है। तो विज्ञान यहां पर इसके काम आई और इससे हमने सीखा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या था, अब इसको एक बार पढ़ लेते हैं। कहता है कि दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा का एक परिवर्तन, यानी यह परिवर्तन प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, जिसमें कभी भी कोई भी परावर्तित करने वाली सतह पर प्रकाश की रोशनी जब गिरती है बेटा, तो वो वहां से टकराकर निकल जाती है। यानी कि इसमें दिशा में बदलाव होता है। ठीक है, माध्यम वही रहता है, माध्यम में कोई बदलाव नहीं होता बेटा। जिस माध्यम से रोशनी आई है, जिस माध्यम से लाइट आई है बेटा, उसी माध्यम में वापस चली जाती है। पर है क्या ये प्रकाश का परावर्तन है। प्रकाश का परावर्तन ये कहता है कि जब रोशनी एक जगह से आती है, जैसे यहां पर सूरज है ना, और सूरज से आने वाली जो किरणें हैं वो यहां आएगी और इस चमकीली सतह पर टकराकर, या आपका दर्पण भी हो सकता है जिसे आप मिरर कहते हैं बेटा, शीशा, उस पर टकराकर वो मुड़ जाती है। इसके नियम भी होते हैं, वो आगे चर्चा करेंगे हम। तो कक्षा 6 में भी हमने पढ़ा था इसके बारे में, प्रकाश के परावर्तन के बारे में। प्रकाश का परावर्तन आप अपने आसपास में बहुत सारी चीजों में देख सकते हैं। वही कह रहा है कि प्रकाश की दिशा को परावर्तित करने की एक विधि यह है कि इसे किसी चमकदार पृष्ठ पर डाला जाए। उदाहरण के लिए स्टेनलेस इस्पात यानी कि स्टील की चमकदार प्लेट, अथवा आपके घर में जो प्लेट आती है ना बेटा, खाना खाने के लिए जो प्लेट आप यूज करते हो, अथवा चमकदार चम्मच प्रकाश की दिशा को परिवर्तित कर देती है। और जल का पृष्ठ भी एक दर्पण की भांति कार्य कर सकता है और प्रकाश के पथ को बदल सकता है। क्या आपने कभी जल में पेड़ों अथवा इमारतों का परावर्तन देखा है, या फिर अपना परावर्तन देखा है? हाँ बिल्कुल देखा होगा, कोई बड़ी चीज थोड़ी है ये तो बहुत आसान सी चीज है जो हमने पहले कई बार देखा होगा। कोई भी पॉलिश किया हुआ, ध्यान से सुनना बेटा, कोई भी पॉलिश किया हुआ भली भांति चमकदार पृष्ठ दर्पण की भांति कार्य कर सकता है। और जब प्रकाश किसी दर्पण पर पड़ता है तो क्या होता है? तो अपनी दिशा में बदलाव कर लेता है, और इसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। जैसे देखो यहां पर पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं ना आपको, है ना, और साथ ही बेटा ये मोड़ भी दिखाई दे रहा है, ये सतह भी दिखाई दे रही है। अब आप देखो पानी के अंदर भी वही चीजें दिखाई दे रही है, इसको हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। बस हाँ, आप देखो प्रतिबिंब जो बन रहा है, यानी कि इसमें जो बेटा उसकी इमेज बन रही है वो उल्टी बन रही है ना। पेड़ सीधा है पर ये उल्टा बन रहा है, तो ये है प्रकाश का परावर्तन। तो यहां पर वही है, पहेली को पंचतंत्र की शेर तथा खरगोश की कहानी याद आ रही है, जिसमें खरगोश ने शेर को पानी में उसका परावर्तन दिखाकर मूर्ख बनाया था और अपनी और अपने जंगल के अन्य जानवरों की जान बचाई थी उसने। तो उम्मीद है बेटा कि ये सारी चीजें आपको हमेशा क्लियर रहेंगी प्रकाश के परावर्तन के बारे में। चलिए अब कहता है कि चलिए प्रकाश का परावर्तन करने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं, और ये क्रियाकलाप तो बड़ा ही आसान है, इसको आपको मैं चित्र की सहायता से ही समझा देता हूं, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी बेटा। आपको एक दर्पण लेना है, मम्मी के पास ऐसा शीशा होगा बेटा, आपके घर में भी ऐसा शीशा होगा जिसको आप देख सकते हैं ऐसे लगाकर। यहाँ पर आपको एक टॉर्च लेना है, आप इसके लिए मोबाइल का टॉर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मोबाइल की टॉर्च में बेटा रोशनी बहुत ज्यादा फैलती है, ऐसे करके ना फैलेगी, तो उस रोशनी से ये वाला क्रियाकलाप आप नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए चाहो तो आप इसके आगे, मोबाइल के टॉर्च के आगे कंघी लगा सकते हो, ठीक है, प्लास्टिक वाली कंघी लगा सकते हो, या टॉर्च के ऊपर बेटा एक पेपर चिपका दो, मोबाइल टॉर्च के ऊपर पेपर लगा दो ब्लैक कलर का, और उस पेपर को बिल्कुल बीच से हल्का सा फाड़ दो, हल्का सा फाड़ना है बेटा आपको, ठीक है, पतली सी एक लाइन कटर से, कटर आता है ना, कागज फाड़ने वाला कटर आता है ना, उस कटर से आप काट दो ऐसी पतली सी लाइन में। अब देखो यहाँ पर 3 लाइनें पड़ी ऐसी, है ना, ये प्रकाश की किरण है बेटा, 3 किरणें पड़ी यहाँ पर, और तीनों किरणें यहाँ से पड़ने के बाद यहाँ से ये परावर्तित हो गई, यहाँ से ये परावर्तित हो गई बेटा, और यहाँ से ये परावर्तित हो गई। तो ये कहलाती है आपतित किरण। इसे क्या कहते हैं बेटा? आपतित किरण। आपतित मतलब आने वाली किरण, ठीक है, और इसे कहते हैं बेटा परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। तो आपतित किरण वो किरण होती है जो आती है, परावर्तित किरण वो किरण होती है बेटा जो निकल कर जाती है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर परावर्तन की क्रियाकलाप को आप समझ सकते हैं कि रोशनी आती है, किसी चमकदार सतह पर टकराती है,
और चमकदार सतह पर टकराने के बाद वो उसी दिशा में परिवर्तित होकर लौट जाती है। तो दिशा सेम है, देखो बस ये आई थी इधर और चली गई इधर, उसी माध्यम में आप कह सकते हैं, उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार से कोई भी चमकदार आपके पास वो हो सकता है जिससे ये परावर्तन दिखाता है। चलिए, पहली जानना चाहती है कि हमें कोई भी वस्तु दिखाई कैसे देती है। बूझो का विचार है कि वस्तुएं तभी दिखाई देती है जब प्रकाश उनसे परावर्तित होकर आपकी आंखों तक यानी हमारी आंखों तक पहुंचे। क्या आप उससे सहमत हैं? बिल्कुल बेटा, हम बूझो की बात से सहमत हैं। पहेली के लिए जो उत्तर है वो यही रहेगा। पहेली का जो सवाल है वो ये कहती है कि भैया कोई भी वस्तु हमें दिखती क्यों है? तो बेचारा बूझो कहता है कि बड़ा आसान सा सवाल पूछा आपने, और उत्तर ये है कि जब कभी भी प्रकाश हमारे ऊपर टकराती है बेटा, तो वो टकराने के बाद हमारी आंखों तक पहुंचती है और जिसके बाद हम उसे देख पाते हैं। जैसे अगर आप मुझे देख पा रहे बेटा, तो सिर्फ मेरे फ्रंट वाले पार्ट को ही अभी आप देख पा रहे हो, मेरे सामने वाले हिस्से को ही देख पा रहे होगे। वजह है यहां से जो लाइट आ रही है वो मेरे चेहरे पर टकराकर, मेरे सभी बॉडी पार्ट पर टकराकर कैमरे तक जा रही है, और कैमरे तक जाने के वजह से वो सारी रोशनी आपकी आंखों तक जा रही है मोबाइल की हेल्प से, आपके मोबाइल की हेल्प से। तो कहीं ना कहीं आप मेरे पीठ के पीछे वाला हिस्सा अभी नहीं देख पा रहे होगे। जैसे आपने देखा होगा, हम जब कोई गेम खेलते हैं तो हम पीठ पीछे क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, ये किसका, ऐसे करके ना, अच्छा बताओ ये किसका, ऐसे करके, तो सामने वाला बोलता अच्छा ये मोहन का, अच्छा ये किसका, ये राम का। पीछे क्यों करते हैं? पीछे क्यों करते हैं बताओ, ऐसे पीछे क्यों करते हैं हम? इसके पीछे एक ही तो कारण है, क्योंकि पीछे वाला उसे दिखेगा नहीं, क्योंकि प्रकाश का परावर्तन सामने से होगा, उसे सामने की चीजें तो दिखाई देंगी, लेकिन पीछे, अब मैंने 4 दिखाया है या 1 दिखाया है या 2 दिखाया है, वो आप अब देख पा रहे हो, क्योंकि अब मेरे पीठ पे से, मेरी उंगलियों पे से परावर्तन होकर आपकी आंखों तक पहुंच रहा है। पर मैं ऐसे करूं अगर, तो कितना कर रहा हूं, 4 है या 2 है या 1 है, क्या आप उसे देख पा रहे हो? नहीं देख पा रहे होंगे, आप नहीं देख पा रहे होंगे। तो यानी कि प्रकाश का परावर्तन एक ऐसा नियम है जिसके जरिए हम किसी वस्तु को देख पा रहे हैं। अब कोई भी वस्तु आपको दिख रही है, यहां पर ये सब चीजें आपको दिखाई दे रही है बेटा, प्रकाश के परावर्तन के कारण है। प्रकाश का परावर्तन ना हो तो हमें कुछ दिखाई नहीं देगा। तो ये बात क्लियर हो गई कि प्रकाश का परावर्तन है। अब यहां पर एक क्रियाकलाप करना है। क्रियाकलाप कहता है कि आपको जलती हुई मोमबत्ती का उपयोग करना है और सावधानी बरतनी है, क्योंकि आपको पता है जलती हुई मोमबत्ती से आपकी उंगलियां जल सकती है। तो क्रियाकलाप को अपने बड़े सदस्य के सामने करना है, कोई घर के बड़े लोग हैं उनके सामने। एक समतल दर्पण के सामने एक जलती हुई मोमबत्ती को रखिए। मोमबत्ती की लौ को दर्पण में देखने का प्रयत्न कीजिए। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि इसी प्रकार की मोमबत्ती दर्पण के पीछे भी रखी हुई है। बात तो सही है, जैसे आप ऐसा करोगे तो आपको पता लगेगा कि दर्पण के पीछे भी कोई मोमबत्ती रखी हुई है। अब जो मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी प्रतीत होती है वो दर्पण का जो अंदर मतलब बनने वाला प्रतिबिंब है, जो दर्पण द्वारा बनाया गया वो मोमबत्ती का प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब को इंग्लिश में कहते हैं बेटा हम इमेज। क्या कहते हैं? इमेज। ये ध्यान रखना। तो प्रतिबिंब है वो। उसके बाद कह रहा है क्या, आप मोमबत्ती के दर्पण के सामने विभिन्न स्थितियों में रखिए। दर्पण के सामने विभिन्न स्थितियों में मोमबत्ती को रखना है और प्रत्येक अवस्था में प्रतिबिंब को देखिए। क्या प्रत्येक दशा में प्रतिबिंब सीधा है? हाँ, मोमबत्ती ऐसी है तो आपको उसका प्रतिबिंब भी ऐसा ही दिखाई देगा। तो सीधा प्रतिबिंब कहते हैं, यानी जिस प्रकार वस्तु होती है प्रतिबिंब भी अगर वैसा ही बन रहा है तो उसे सीधा प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि ये जो मोमबत्ती है बेटा, ये रियल वाली मोमबत्ती है, ये रियल है, ठीक है। और ये बेटा क्या है? प्रतिबिंब है, यानी कि इसे इमेज बोलेंगे, इमेज, ठीक है, प्रतिबिंब है ये। अब इसकी खास बात देखो, इसकी लौ ऊपर की तरफ है तो इसकी भी लौ ऊपर की तरफ है बेटा। जितनी दूर मोमबत्ती आपको दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर, प्रतिबिंब भी आपको दर्पण में उतना ही अंदर की तरफ दिखाई देगा। अगर आप किसी दर्पण के सामने खड़े होते हो और अपना चेहरा देखते हो तो अपनी स्थिति को देखो, तो जितनी दूर आप दर्पण के सामने खड़े होगे दर्पण के अंदर उतनी ही अंदर आप दिखाई दोगे। साथ ही बेटा यहाँ पर पार्श्व क्रम में हम उल्टे हो जाते हैं, यानी कि हमारा जो दायां होता है वो दर्पण में बायां बन जाता है और हमारा जो बायां होता है वो दर्पण में दायां हो जाता है। ऐसा कुछ पलटता हुआ भी आप लोग देखेंगे। आकार की अगर हम बात करें तो आकार बेटा समान होती है। अगर आप नोटिस करें तो जितना बड़ा यहाँ पर आपको मोमबत्ती दिखाई दे रहा है, दर्पण में इमेज भी उतनी ही बड़ी दिखाई देगी। दर्पण में इमेज बड़ा या छोटा या प्रतिबिंब बड़ा और छोटा नहीं दिखाई देगा।
बड़ा और छोटा तब दिखता है बेटा जब आपका ये समतल दर्पण ना हो, यानी कि ये वो दर्पण हो जो समतल ना हो। ठीक है, अब हम इसको जानने के लिए कि क्या उतनी ही दूरी पर होता है, क्या उतने ही आकार का होता है, वो अब करने के लिए एक अलग क्रियाकलाप करेंगे। तो हमारे पास है बेटा क्रियाकलाप 11.3। शतरंज का आपको एक बोर्ड लेना है, चेस बोर्ड लेना है बेटा। चेस बोर्ड के सामने एक दर्पण को रख देना है, जैसा कि आपको चित्र में भी दिख रहा है। किसी भी क्रियाकलाप को बेटा आप चित्र की सहायता से भी समझ सकते हैं। तो आपको एक चेस बोर्ड लेना है। चेस बोर्ड अगर आपके घर में ना हो बेटा तो आप कॉपी पर इसे बना सकते हैं, या फिर बेटा आप मैथ की कॉपी का इस्तेमाल करते हुए, मैथ की कॉपी में जो बॉक्सेस होते हैं उनमें भी डब्बों में कलर भर भर के चेस जैसा कुछ बना लीजिए, जिससे कि आप उसको आइडेंटिफाई कर सके। रंग भी कोई काला और सफेद ही नहीं, आप कोई भी रंग चाहे तो उसमें भर सकते हैं, पर ये ध्यान रखना कि आप ऐसा बना लेना। अगर आपके पास बोर्ड रखा हुआ है तो इसको समझना आसान होगा, लेकिन अगर बोर्ड नहीं है बेटा तो आप कॉपी की सहायता से बना लेना। अब इसने क्या किया, दर्पण को रखा, दर्पण के सामने बेटा एक इसने कटर रख दिया। कटर क्या होता है, कटर क्या होता है जिसे हम छीलते हैं ना, उसको रख दिया, शार्पनर बोलते हैं जिसे। अब इसके सामने इसने रखा, अगर आप गौर से देखें बेटा तो यहां पर जितनी दूर इसने इसको रखा हुआ है कटर को, तो देखो एक काला बॉक्स आ रहा है, फिर एक सफेद आ रहा है और फिर एक काले पर इसको रखा हुआ है। ऐसे बेटा प्रतिबिंब वाले हिस्से में भी एक काला आ रहा है, एक सफेद आ रहा है और काले वाले पर रखा हुआ आपको दिखाई देगा। अगर मेरे वाले इस वीडियो में नहीं दिख रहा है बेटा तो आप अपनी किताब को लीजिए और उसमें गौर से देखने की कोशिश कीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जितनी दूरी पर वस्तु को रखा जाएगा प्रतिबिंब भी हमें उतना ही अंदर दिखाई देगा। तो अब तक हमने क्या सीखा कि एकदम समतल दर्पण द्वारा बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो अपने आप में अवास्तविक होता है, क्योंकि वो दर्पण के अंदर दिखाई देता है, आप उस प्रतिबिंब को छू नहीं सकते, अवास्तविक होता है। दूसरा सीधा होता है, तीसरा समान आकार का होता है, और चौथा जितनी दूर पर वस्तु को रखा गया है प्रतिबिंब भी उतने ही अंदर आपको दिखाई देता है। ये सारे समतल दर्पण के कुछ आप कह सकते हो खास बात है बेटा। उसके बाद है दक्षिण या वाम। दक्षिण या वाम मतलब, दक्षिण मतलब क्या होता है बेटा दायां, और दक्षिण मतलब दायां, और वाम मतलब बायां। यानी हमारा जो दायां होता है वो बायां बन जाता है और बायां जो है वो दायां बन जाता है। समतल दर्पण की ये भी खास बात है। तो चलिए एक क्रियाकलाप करते हैं। आपके घर में बेटा ड्रेसिंग टेबल तो होगा ही, जिसके अंदर मिरर लगा हुआ होता है। मिरर के सामने जाइए और अपने राइट हैंड को उठाइए बेटा, दाएं साइड को उठाना है, दाएं को। तो जब आप राइट हैंड को उठाओगे तो आपको आपके मिरर में, दर्पण में बेटा बायां उठा हुआ दिखाई देगा। अगर आप दाएं को उठाओगे ना तो उसमें बायां उठा हुआ दिखाई देगा, और अगर आप बाएं को उठाओगे बेटा तो आपको दायां उठा हुआ दिखाई देगा। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि दक्षिण जो है हमारा वाम हो जाता है। तो अगर आप गौर से देखें तो अगर आप अपने आप को इस बच्चे की जगह रख लें तो ये बच्चा अपना बायां हाथ उठा रहा है, क्योंकि मैं अगर ऐसे खड़ा हो जाऊं तो मेरा ये बायां हुआ ना, तो ये बायां उठा रहा है, पर दर्पण में जो आपको बेटा प्रतिबिंब बनता हुआ दिख रहा है उसका ये दायां होगा और ये बायां होगा। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि समतल दर्पण में दायां जो है वो बायां बन जाता है और बायां जो है वो दायां बन जाता है। तो वही कह रहा है क्या कि आप अपने कान को स्पर्श करने की कोशिश करो, हाथ उठाने की कोशिश करो, तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं। यही वजह होती है बेटा कि आपके जो एम्बुलेंस की गाड़ियां होती थी पहले, एम्बुलेंस की गाड़ियां, अब तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसमें लाइट लगी होती है ना यहाँ पर, और सायरन बजा रहा होता है, कर रहा होता है दुनिया भर का, तो उससे जो है ना समझ में आ जाता है कि कहीं ना कहीं एम्बुलेंस आ रही है। पर पहले लोगों को बताने के लिए कि गाड़ी एम्बुलेंस की है ये, उसको बताने के लिए यहाँ पर उल्टा लिखा जाता था। ये लिखा हुआ है बेटा एम्बुलेंस। इसको आप क्या करेंगे, इसको आप दर्पण में देखेंगे, यहाँ पर एक शीशा रख लेना और शीशे से देखना, आपको उस शीशे के अंदर एम्बुलेंस सीधा दिखाई देगा। ये क्यों किया जाता है, कोई आपसे पूछ ले कि जो वाहन होते हैं, यानी कि कौन से वाहन बेटा, जो रोगी वाहन होते हैं, एम्बुलेंस को रोगी वाहन भी बोलते हैं, रोगी वाहन की गाड़ियों पर एम्बुलेंस उल्टा क्यों लिखा हुआ मिलता है, कारण स्पष्ट कीजिए। तो आप बताएंगे कि रोगी वाहन के ऊपर एम्बुलेंस उल्टा इसलिए लिखा जाता है जिससे कि सामने वाले चालक के शीशे में, जो आगे शीशा होता है बेटा, जो आपने देखा होगा गाड़ी वगैरह में, गाड़ी में कभी आप बैठे हो तो गाड़ी में आगे एक शीशा लगा होता है, तो सामने वाले वाहन चालक के शीशे में वो सीधा दिखाई दे, वो सीधा दिखाई दे, इसीलिए ये उल्टा लिखा होता है। अब कोई पूछेगा कि चलो ठीक है, मान लिया आपकी बात कि वो सीधा दिखाई दे इसलिए लिखा होता है, लेकिन किस गुणधर्म के कारण, तो आप बोलेंगे समतल दर्पण का गुणधर्म होता है,
या दर्पण का एक गुणधर्म होता है कि जिसमें दायां हमें बायां दिखाई देता है प्रतिबिंब में, और प्रतिबिंब में बायां जो है वो दायां दिखाई देता है। इसी वजह से ये उल्टा लिखा हुआ होता है। इसका आप यहां पर एक्सप्लेनेशन ऐसे दे सकते हो। चलिए अब हम बात करेंगे बेटा गोलीय दर्पण से खेल के बारे में। अब आप नोटिस कर सकते हैं अब तक हमने जितनी भी बातें करी वो सब एक समतल दर्पण के बारे में बातें थी, यानी ऐसा दर्पण जिसके अंदर हमारा दर्पण एकदम सपाट और सीधा होता है। जितने भी गुणधर्म पढ़े, दायां बायां हो जाता है, सीधा रहता है, अवास्तविक होता है, समान दूरी पर होता है ना, समान आकार का होता है, ये सब जो कुछ भी पढ़ा बेटा आपने, ये सब के सब हमारे समतल दर्पण के गुणधर्म थे। अब हम बात करेंगे बेटा गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण क्या होता है? ऐसा दर्पण जो सीधा सपाट ना हो, गोल सा हो। अब उसमें आपके पास दो प्रकार के दर्पण आते हैं, एक आता है बेटा अवतल और दूसरा होता है उत्तल, जिसे हम इंग्लिश में कॉन्वेक्स और कॉन्केव के नाम से भी जानते हैं। अवतल जो होता है वो आपका कॉन्केव होता है और उत्तल जो होता है वो कॉन्वेक्स होता है। ये याद रखेंगे आप, जरूरत पड़ सकती है आगे चल के, पर फिलहाल ये याद रखिए कि हमारे पास दो प्रकार के गोलीय दर्पण होते हैं, अवतल और उत्तल, जिनका प्रयोग हम अपने घर में फिलहाल तो नहीं करते हैं पर आसपास में देखने के लिए जरूर मिलता है। जैसे आजकल आप लोगों ने देखा होगा जो चौराहे होते हैं, चौराहे बेटा, चौराहे होते हैं, वहां पर ऐसा कुछ गोलीय दर्पण लगाया जाता है। वो यहाँ पर शायद दिखाया गया होगा कहीं ना कहीं, मैं आपको दिखा देता हूं। गोलीय दर्पण यहाँ पर, अरे कहीं तो दिख जाओ, इसमें नहीं दिखाया गया बेटा, इसमें नहीं फिलहाल तो दिखाया गया। लेंस के बारे में बात की गई है फिर इसके बाद, पर मैं आपको बता दूं, जैसे आपने चौराहे पर ना एक बड़ा सा दर्पण लगा हुआ देखा होगा, वो क्यों लगाया जाता है? जिससे कि चौराहे पर आने वाले सभी वाहनों को, चारों रास्तों के वाहन आसानी से स्पष्ट रूप से दिखाई दे। गोलीय दर्पण की खास बात ये होती है कि ये प्रतिबिंब का जो आकार होता है बेटा, उसको या तो बड़ा करके दिखाता है या छोटा करके दिखाता है। गोलीय दर्पण हमेशा आकार को या तो बड़ा करके दिखाता है और या फिर बेटा आपको छोटा करके दिखाता है। वो उसके दर्पण के प्रकार पर निर्भर करता है कि वो कॉन्केव है या कॉन्वेक्स, यानी उत्तल है या अवतल, उसके आधार पर वो छोटा या बड़ा करके दिखाता है। आया यहां तक समझ में? पक्का? कोई डाउट है बेटा? नहीं? चलो अब हम बात करते हैं जैसे इस चित्र के बारे में। इस चित्र में देखो तो आपने एक चम्मच लेना है और चम्मच को अंदर वाले हिस्से से देखना है बेटा, अंदर वाले हिस्से से, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए। तो जब आप उस अंदर वाले हिस्से को देखोगे ऐसे करके, तो आपको ऐसा ही उल्टा होता हुआ प्रतिबिंब प्रतीत होगा, है ना। साथ ही आप दूर करके देखो, पास करके देखो, आपको छोटा या बड़ा होता हुआ प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो वही कह रहा है क्या कि आप जो है ना ऐसा ही दर्पण ले सकते हैं जैसे यहाँ पर है। तो ये कह रहा है गोलीय दर्पण से खेलेंगे हम और चम्मच के अंदर वाले हिस्से से देखेंगे एक बार बेटा, और प्रतिबिंब कैसा बनता है वो देखेंगे, ठीक है। उसके बाद बेटा फिर बाहर वाले हिस्से को इसको पलट कर देखेंगे और फिर देखेंगे प्रतिबिंब कैसा है। तो जैसे देखो इसमें बाहर वाले हिस्से से देखा गया, पहले बाहर वाले हिस्से से आपको कैसा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है? ये प्रतिबिंब सीधा है, बड़ा है ना। और उसमें आप देखो, तो उसमें आप देखो यहाँ पर, तो ये उल्टा है और थोड़ा सा दबा हुआ छोटा सा है, उल्टा है और छोटा है। यहाँ पर आप देखो ये बड़ा है और सीधा है। तो इस प्रकार से कहता है कि दर्पण जो है बेटा दो प्रकार के होते हैं। बता देता हूं कौन सा उत्तल और कौन सा अवतल होता है बेटा। ये देखो ये अवतल है, अवतल है बेटा ये, जिसमें परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ हो, जिसमें परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ हो उसे अवतल कहते हैं, और जिसमें परावर्तक पृष्ठ बेटा बाहर की तरफ हो उसे हम उत्तल कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ हो उत्तल, और परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ हो उसे हम क्या कहते हैं बेटा? अवतल कहते हैं। ये याद रखना है, परावर्तक पृष्ठ यहाँ पर अंदर की तरफ है, यहाँ पर बाहर की तरफ है। तो ये बात आपको परिभाषा में याद रखनी है। एक ऐसा दर्पण जिसमें दर्पण मुड़ा हुआ हो, ठीक है, और उसमें परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ हो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। जिसमें परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ हो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। अब सवाल उठता है कि हमारे इस क्रियाकलाप में क्या है, इसमें कुछ बॉल वॉल काटनी है और उसके बारे में कुछ समझाना है। अगर आप बेटा इसके बारे में जानना चाहते हो, इस क्रियाकलाप के बारे में जानना चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि आप लोगों को लेटेस्ट वीडियो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे चैनल पर ऐसी वीडियोस आती रहे और आप तक पहुंचती रहे बेटा, तो हमारे चैनल को श्योरली सब्सक्राइब कर ही लेना। स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय। मिलता हूं मैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। उम्मीद करता हूं कि इस आधे घंटे के अंदर आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा।